हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो बुक है नितिन सिंघानिया द्वारा जो लिखी गई है, उस बुक का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। और ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि आज हमारा फिनिश हो जाएगा। इंडियन पेंटिंग्स आज हम ख़त्म कर देंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और हम काफ़ी सारे हमने लेसन्स अपलोड कर चुके हैं, लगभग 12 लेसन्स अपलोड कर चुके हैं। तो गाइस, उन सब लेसन्स को जाकर ज़रूर देखिए, उसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करिए, और जो प्रॉब्लम्स हों उसके लिए हम आगे अभी आपको एक चीज़ बताएंगे। तो गाइस, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन यह है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कौन सा कोड यूज़ करना है। आपको यूज़ करना है कोड स्टडी IAS, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। ठीक है गाइस, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको स्टडी IAS कोड यूज़ करना है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हुए। और अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आप नहीं ले पा रहे हो किस तरीके से हम लोगों को लेना है, और उसके या फिर आपकी प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, वो आप हमसे इतने सारे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर कहीं पे भी जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टडी IAS ऑफिशियल के नाम से है, स्टडी IAS UPSC के नाम से। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टडी IAS ऑफिशियल के नाम से, फेसबुक है स्टडी IAS ऑफिशियल के नाम से। उसके बाद आप मेल भी कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरीज हो। आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं भी बता सकते हैं, आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएगी। तो गाइज, क्वेरीज चाहे आपकी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से लेकर रिलेटेड हो या फिर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, तो आप हमें क्वेरी से यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। तो हमने ये अम्बेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग से लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करी थी, तो अभी हम कवर करने वाले हैं अपना आगे का लेक्चर। और आगे का लेक्चर हमने लास्ट में जो लास्ट लेक्चर हमने कवर करा है, उसमें लास्ट में हमने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग पढ़ी थी। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कवर कर लिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि भतीजे थे रविंद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने क्या क्या पेंटिंग्स बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ पे बहुत अच्छे पेंटर थे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्यूबिस्ट स्टाइल भी देख लिया था हालांकि, लेकिन हम यहाँ पर एक बार देख ले रहे हैं क्यूबिस्ट स्टाइल को एक बार और। जो क्यूबिस्ट स्टाइल है, यानी जो पेंटिंग हमारी क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, इसमें किस तरह की पेंटिंग्स बनती हैं। इन लोगों ने इंस्पायर हुए किससे? यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट से। और इस स्टाइल में जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको पहले तोड़ा जाता है, फिर उसको एनालाइज करा जाता है, या उसके बाद फिर रीअसेंबल्ड करा जाता है। जैसे पजल होती है ना, उसकी तरह यहाँ पर इसे तोड़ा फोड़ा और फिर जोड़ा जाता है। ठीक है गाइस, पहले तोड़ा जाता है, फिर उसका उसे एनालाइज करके उसको जोड़ दिया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को ब्रोकन करने के बाद। उसके बाद जो यहाँ पर बहुत सारे क्यूबिस्ट आर्टिस्ट थे, उसमें से एक जो आर्टिस्ट हमारे क्यूबिस्ट आर्टिस्ट इंडिया के, वो हैं MF हुसैन। नाम याद रखना है आपको। जिन्होंने सीरीज बनाई थी पेंटिंग्स की, जो सीरीज कहलाती थी पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस। रोमांस से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई थी भाई। तो ये आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। MF हुसैन ने क्या काम करा है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस की यहाँ पे सीरीज बनाई है पेंटिंग्स। और ये पेंटिंग्स किस कौन से स्टाइल में बनी है? क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको इंटरलिंक करना है हर चीज़ से, ताकि आप सारे क्वेश्चंस जो भी आए उसको बहुत इजीली टैकल कर सकें। उसके बाद पेंटिंग्स में ये लोग हॉर्स का मोटिव को यूज करा है, और ताकि ये लोग हॉर्स से यहाँ पे मोटिव से क्या दर्शा सकें? फ्लूडिटी ऑफ मोशन, यानी मोशन हमारा फ्लूडिटी में है। उसके बाद क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग इस तरीके से बनती थी, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, ये वाली नहीं है, और स्टाइल में बनी होंगी, बट बनती ऐसे ही बनती थी। ये हमारा कार्टून है। ठीक, उसके बाद जो हमें आज स्टार्ट करना है अच्छी तरीके से, वो है हमारा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। अब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से हमें यहाँ पे कवर करना है। अब ये 1947 की बात है। एक अनदर ग्रुप ऑफ पेंटर्स था जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई, और प्रोग्रेसिव और बोल्ड थीम्स पेंटिंग्स बनाई, और यहाँ पे फेमस हो गए बहुत। बट यहाँ पे इनकी जो यूनिफॉर्मिटी थी, इन लोगों के अंदर यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी। इनके आपस में यूनिफॉर्मिटी की कमी थी, लेकिन ये लोग इंस्पायर थे यूरोपियन मॉडर्निज्म से, तभी यहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे। और जो इस ग्रुप के फाउंडर थे वो थे फ्रैंकिस न्यूटन सोउजा। ठीक, आपको फाउंडर याद रखना है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडर कौन है? फ्रैंकिस न्यूटन सोउजा। बट जो एक मोर फेमस मेंबर थे, इनके मोर फेमस मेंबर्स हैं, ठीक है, इस प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के, वो कौन कौन थे? SH रजा, HA गेट, एरा एटसेट्रा, और भी अन्य होंगे, बट यहाँ पर 3 के नाम मेंशन्ड हैं। इन लोगों ने फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन 1948 में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था।
और पेट्रोनाइज करा गया था मुल्क राज आनंद के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है कि फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन कब हुआ? 1948 में। किसके द्वारा हुआ? प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के द्वारा। और पेट्रोनाइज किसने करा था? मुल्क राज आनंद ने। फाउंडर कौन है प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के? फ्रैंकिस न्यूटन सोउजा। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारी फोल्क पेंटिंग्स। अब फोल्क पेंटिंग्स के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स आती हैं, जैसे हमारा ये है मधुबनी पेंटिंग्स, फिर उसके बाद पतचित्रा, उसके बाद पटुआ आर्ट, कालीघाट पेंटिंग, पैतकार पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, ये सारी हमारी फोल्क पेंटिंग्स के अंडर में आती हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके इनको भी समाप्त करते हुए चलेंगे, साइड करते हुए चलेंगे। तो पहले आती है हमारी मधुबनी पेंटिंग्स। चलिए इन्हें सबसे पहले इनका ही काम तमाम करते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स किस तरीके से बनती थी? ट्रेडिशनली ये विलेज की वुमेन्स बनाती थी, जो कि मधुबनी टाउन के आसपास रहती थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है। अब मिथिला पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग्स कहलाती हैं? मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स का दूसरा नाम क्या है? मिथिला पेंटिंग्स। अब जो ये पेंटिंग्स हैं, इसमें एक कॉमन थीम होता है। ठीक, इनका एक कॉमन थीम है, यानी कि जो हर पेंटिंग में जाहिर सी बात है होगा। वो क्या होता है? रिलीजियस मोटिव से, यानी वो लोग रिलीजियस से रिलेटेड यहाँ पे पेंटिंग ज़्यादातर बना रहे थे। ठीक, धर्म से रिलेटेड पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने हिंदूज़ के ऊपर ध्यान दिया। ठीक, हिंदू से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई, लाइक कृष्णा, राम, दुर्गा, लक्ष्मी, शिवा, इन सब के ऊपर ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाई। फिर उसके बाद जो फिगर्स होती थी इन पेंटिंग्स में, वो सिंबॉलिक होती थी। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास जो फिश है, फिश क्या दर्शाता था? मैंने एक जो फिगर्स बनाते थे ये लोग, ये एक सिंबल हुआ करता था कि इस चीज़ से ये चीज़ मानी जाएगी, इस चीज़ से ये चीज़ दर्शाएगी। अब जैसे फिश से ये लोग, फिश से क्या दर्शाते थे? गुड लक और फर्टिलिटी को यहाँ पे ये फिश डिपिक्ट करता था पेंटिंग्स में। और जो ये पेंटिंग्स बनती थी, ये और क्या चीज़ें डिपिक्ट करती थी? ऑस्पिशियस ओकेजन्स। ऑस्पिशियस ओकेजन्स को यहाँ पर डिपिक्ट करती थी, जैसे कि बहुत शुभ दिन जो होते हैं, उन चीज़ों को भी ये पेंटिंग्स दर्शाती थी। जैसे कि बर्थ हो गया, मैरिज, फेस्टिवल्स, फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स एट्सेट्रा। पहले हम लोग यहाँ पर बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल से रिलेटेड भी पेंटिंग्स बनती थी। उसके बाद फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स जो हैं, ये सब भी यूज़ होते थे पेंटिंग्स में, लेकिन जो गैप जो खाली गैप छूटे होते हैं उनको फिल करने के लिए। ठीक है, जो खाली गैप छूटे होते हैं पेंटिंग में, उन सबको फिल करने के लिए वो लोग फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स का यूज़ करते थे। उसके बाद ये जो पेंटिंग्स हैं, ट्रेडिशनली ये वॉल्स पर बनाई जा रही थी, राइस पेस्ट का, चावल के पेस्ट का यूज़ करके, और वेजिटेबल से कलर्स बनाकर ये लोग, ठीक है, काउडंग को इस्तेमाल करके, मड को इस्तेमाल करके, ये लोग इन सब चीज़ों से इनका कलर बना के, यानी इन सबको मिला के ऑखरे कलर बनाने के बाद राइस पेस्ट का यूज़ करके इन सब चीज़ों से ये पेंटिंग्स बना रहे थे। और किस पे बना रहे थे? वॉल्स के ऊपर। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, क्योंकि अभी तक मिनिएचर पेंटिंग्स बन रहे थे, मधुबनी पेंटिंग्स वॉल्स पर भी बनाई जाती थी ट्रेडिशनली। ठीक, और जो कॉमन फीचर है इन पेंटिंग्स का, वो क्या है? ये लोग डबल लाइन बॉर्डर पेंटिंग्स पे बनाते थे, बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर यूज़ करते थे, फ्लोरल पैटर्न्स का यूज़ करते थे, और यहाँ पे फेशियल फीचर्स, बहुत सुंदर सुंदर फेशियल फीचर्स ये लोग बनाते थे। यहाँ पे हमारी पेंटिंग है, यहाँ पर एक ये कृष्ण राधा की पेंटिंग लग रही है। उसके बाद आता है हमारी जो फोल्क पेंटिंग्स की दूसरी टाइप की पेंटिंग है, वो है पतचित्रा। पतचित्रा पेंटिंग्स में अब क्या क्या किस तरीके की पेंटिंग्स बन रही थी? ये जो है ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा की, यानी कि ओडिशा में ये पेंटिंग बनाई गई थी। अब जो पत्रचित्रा नाम पड़ा, पहले जो संस्कृत वर्ड है पत्ता, संस्कृत वर्ड है पत्ता, उससे उसका मतलब है कैनवस और क्लोथ। और जो चित्रा वर्ड है संस्कृत का वर्ड, इससे है पिक्चर, यानी कैनवस या क्लॉथ के ऊपर पिक्चर बनाई जाएगी या क्लॉथ की पिक्चर बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा वर्ड हो गया पतचित्रा, इसको भी हमने पढ़ लिया। अब जो पेंटिंग का बेस होता था, यानी जो बेस जिसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती थी, वो क्लॉथ होता था। और जो इस पर कलर्स यूज़ करे जाते थे, वो नेचुरल रिसोर्सेज से ले कलर्स यूज़ करते थे, जैसे कि बर्न्ड कोकोनट को जलाने के बाद, शेल्स, हिंगुला, रामराजा, लैम्प ब्लैक, लैम्प जो काला काला बन जाता है, जैसे काजल वगैरह, काला काले से ये लोग ब्लैक कलर ज़्यादातर ये चीज़ ये दर्शा रही है, ब्लैक कलर का इन्होंने यूज़ करा इन सब चीज़ों से क्लॉथ के ऊपर। और पेंसिल और चारकोल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करा है। ठीक, उसके बाद ये लोग ब्रश का यूज़ करते थे आउटलाइन बनाने के लिए, रेड और येलो कलर की आउटलाइन बनाते थे, लेकिन कब?
पहले कलर को फिल कर देते थे, पूरा जो बनाना होता है पूरी पेंटिंग बना देते थे कलर से फिल करके। उसके बाद अब यहाँ पर रेड या येलो से आउटलाइन करते थे। ठीक, आउटलाइन ये लोग बाद में करते थे। और फाइनल लाइन बनाने के बाद पेंटिंग को एक कोटिंग दी जाती थी लेकर की, ताकि उसे बहुत ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश मिले, बहुत ज़्यादा सुंदर पेंटिंग लगने लगे। उसके बाद जो थीम्स होती थी पेंटिंग्स की, यानी पेंटिंग्स सब्जेक्ट, यानी किस चीज़ के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी अंडर पदचित्र आर्ट, ये लोग इंस्पायर्ड थे जगन्नाथ से और वैष्णव कल्ट से, यानी जगन्नाथ और वैष्णवी सांस्कृतिक से ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उससे ही रिलेटेड। और शक्ति और शिव कल्ट से भी ये लोग रिलेटेड थे, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित थे। तो इन्हीं चीज़ से रिलेटेड ये लोग पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक, उसके बाद जो अब एक चीज़, एक टर्म आती है हमारे पास, ये अब जो पतचित्रा है, ठीक है, पतचित्र को अगर हम पाम लीफ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पतचित्रा पेंटिंग अगर पाम लीफ पे बनाई जाती है, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ अगर पाम लीफ पे बनाई जाएगी तो उसे हम कहेंगे ताला पतचित्रा। ठीक, ताला पतचित्रा कब कहलाएगी? जब वो पाम लीफ पे बनाई जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है इससे भी, अगर पतचित्रा को पाम लीफ पे बनाए तो तल पतचित्रा ये एक टर्म बन जाती है। और पतचित्रा पेंटिंग को जिस तरीके से बनाई जाती थी। उसके बाद आता हमारा पटुआ आर्ट। ठीक, कैसे अजीब अजीब नाम है, ऐसे ही थे। फोल्क पेंटिंग्स में मधुबनी पेंटिंग्स कंप्लीट हुई, पतचित्रा कंप्लीट हुआ, अब आया हमारा पटुआ आर्ट। ये एक बंगाल की आर्ट है और ये स्टार्ट हुई विलेज ट्रेडिशन के पेंटर से। और ये क्या किस चीज़ के ऊपर बनाते थे? गॉड और गॉडेसेस की स्टोरीज के ऊपर बनाते थे। ठीक है, भगवान से रिलेटेड, ये भी भगवान से रिलेटेड ही पिक्चर्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। और पहले ये जो पेंट करते थे वो लोग क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग बनाते थे और रिलीजियस स्टोरीज को ये पेंटिंग के ऊपर ड्रॉ करते थे। ठीक, रिलीजियस स्टोरीज को दर्शाते थे, रिलीजन से रिलेटेड, यानी गॉड गॉडेसेस जैसे हमने अभी बात करी। लेकिन अब क्या होता है, जैसे अब मॉडर्न टाइम है तो अब क्या होता है, अब ये लोग पोस्टर पेंट से पेंटिंग बनाते हैं, पटुआ आर्ट, और पेपर के ऊपर, शीट्स ऑफ पेपर के ऊपर बनाते हैं। ठीक, लेकिन अब ये रिलीजियन से रिलेटेड नहीं बनाते, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज के ऊपर अब ये लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये लोग किस चीज़ से ऊपर किस चीज़ से ट्रांसफ़र हुए? तो अभी पहले गॉड एंड गॉडेसेस की बनाते थे, उसके बाद ये पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के ऊपर ये लोग बनाने लगे। और जो ये ज़्यादातर पटुआज है, ये जो पटुआज आर्ट है, ये ज़्यादातर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आई। ठीक, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आई। और जो कि ये लोग चित्रकार कहते हैं। ठीक, ये अपने आप को क्या चित्रकार कहते हैं। नॉर्थ और साउथ के 24 परंगाज और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, पटुआ आर्ट हमारी कुछ इस तरीके से बनती थी। पहले गॉड एंड गॉडेसेस की बनी, डबल बॉर्डर यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद ये लोग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाने लगे। अब आती है हमारी कालीघाट पेंटिंग्स की बारी। अब कालीघाट पेंटिंग अंडर फोल्क पेंटिंग्स में कैसे बनती थी? अब जो एक कालीघाट पेंटिंग्स है, ये रूरल माइग्रेंट्स के द्वारा बनाई गई, जो कि कालीघाट टेम्पल के आसपास रहते थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वाटर कलर्स का यूज़ होता था, पेपर के ऊपर ये लोग वाटर कलर का यूज़ करते थे। और ब्रशेस जो बनाते थे वो लोग स्क्वायरल एयर गिलहरी के बाल से बनाते थे। ठीक, वाटर कलर का यूज़ करते थे, पेपर के ऊपर ये लोग पेंटिंग्स बनाते थे, कालीघाट पेंटिंग्स। और जो ये पेंटिंग है, अब ये पेंटिंग्स क्या दर्शाती थी? पेंटिंग्स ये रिलीजियस नोट्स को दर्शाती थी। ये लोग भी रिलीजन से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते थे, स्पेशली हिंदू गॉडेस एंड गॉडेसेस, यानी हिंदू के देवी देवताओं को ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाते थे ये। और जो कालीघाट पेंटिंग है, जो इसकी फर्स्ट पेंटिंग थी, वो एक्सप्रेस करती थी सुबाल्तर सेंटिमेंट्स। ठीक, और कस्टमर्स को डायरेक्टली यहाँ पे पेंटिंग एड्रेस करती थी। उसके बाद कालीघाट पेंटिंग्स कुछ हमारी इस तरीके से बनती थी। एक फेमस कालीघाट पेंटिंग है, ये आपके बुक में भी दी गई है, ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पर मैंने कलर्ड पिक्चर यूज़ करी हुई है। उसके बाद आते हैं हम लोग पैतकार पेंटिंग्स के ऊपर। ठीक, अब हमने कौन कौन सी पेंटिंग पढ़ ली? मधुबनी पढ़ ली, पतचित्रा पढ़ ली, पटुआ आर्ट पढ़ ली, कालीघाट पेंटिंग पढ़ ली। अब पैतकार पेंटिंग, ये भी फोल्क पेंटिंग्स के अंडर में ही आती है। अब ये प्रैक्टिस करी गई, यानी बनाई गई ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड के ट्राइबल पीपल ने बनाया। और जो पेतकार पेंटिंग्स हैं, और या फिर स्क्रॉल पेंटिंग्स भी कहते हैं, ये एंशियंट स्कूल ऑफ पेंटिंग भी यहाँ पर इससे कंसिडर्ड करा जाता है, यानी ये एंशियंट स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कही जाती है। और ये जो पेंटिंग्स हैं, ये एसोसिएट करती हैं माँ मनसा से, जैसे कि अभी हमने बात कर लिया, हिंदू से रिलेटेड ये लोग ज़्यादातर बनाते थे। तो यहाँ पर ये लोग एक मिनट,
इस जो पेंटिंग का फॉर्म था ये बिल्कुल एसोसिएट था माँ मनसा देवी से, ठीक है, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर गॉडेसेस हैं, ठीक है, बहुत देवी हैं। कहाँ पर है ये? हरिद्वार में इनका मंदिर है। तो अब यहाँ पर जो कॉमन थीम होता था पेंटिंग्स का, पेदकार पेंटिंग्स का, एक जो कॉमनली हर पेंटिंग्स में प्रेजेंट था वो था व्हाट हैपन टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ। यानी कि जो इंसान है उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ क्या करा जाता है, तो इन चीज़ों के ऊपर ये लोग ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाते थे। लेकिन हमारे पास कोई और पेंटिंग ये है, ये भी हमारी पैदकार पेंटिंग ही है। उसके बाद आती है हमारी कलमकारी पेंटिंग। अब कलमकारी पेंटिंग, नाम ही इसका कलमकारी है, तो यानी पेन से रिलेटेड होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो ये नेम आया है इसका, जो ये नेम आया है ये कलम से आया है, ठीक, यानी कि एक पेन जो कि पेंटिंग को इन्होंने उस पेन से पेंटिंग बनाई है। अब जो ये पेन, जिस पेन से ये लोग पेंटिंग बनाते थे वो शार्प पॉइंटेड बैम्बू से बना हुआ है, ठीक है, एक नुकीले बांस से बनाया है यहाँ पे उस पेन को, ताकि उसमें कलर्स आराम से फ्लो हो सकें, ठीक है, कलर आराम से उससे निकल के और पेंटिंग्स वो बना सकें। और जो पेंटिंग का बेस है, ठीक है, बेस उसका वो कॉटन फैब्रिक है, और जो कलर्स को यूज़ करा है वो वेजिटेबल डाइज हैं। यानी जो बेस है वो कॉटन फैब्रिक के ऊपर जो कलर्स हैं वो वेजिटेबल डाइज से निकाल कर उन्हें यूज़ करके यहाँ पे कलमकारी पेंटिंग्स बनाई हैं। और जो मेन सेंटर है इन पेंटिंग है वो है श्री कालाहस्ती और मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, जो मेन सेंटर है। और जो यहाँ पे इमेजेस ड्रॉ करी जा रही हैं, इमेजेस वो फ्री हैंड से ड्रॉ करी गई हैं और इंस्पायर हुए हैं ये लोग हिंदू माइथोलॉजी से, इंस्पिरेशन लेके, हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे इन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। कलमकारी पेंटिंग्स कुछ हमारी इस तरीके से बनाई जाती थी, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, रथ वगैरह यहाँ पे कुछ इस तरह की पेंटिंग बनाई है। कलमकारी पेंटिंग्स पेन से बनाई जाती थी, आप इससे ध्यान रख के आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब हमने करी कलमकारी पेंटिंग की बात, अब हमने कलमकारी पेंटिंग को भी कवर कर लिया। कौन कौन सी पेंटिंग कवर कर लिया हमने अंडर फोल्ड पेंटिंग्स? मधुबनी पेंटिंग, पतचित्रा, पतुआ आर्ट, कालीखत पेंटिंग, पैदकार पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग। अब आती है हमारी लास्ट एक वर्ली पेंटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। अब जो इस पेंटिंग का नेम है ये कहाँ से लिया गया, यानी कि पीपल, उन लोगों से लिया गया जो कि 2500 से 3000 BC तक ये पेंटिंग को कैरी करते हुए लेके आए, ठीक, 2500 से 3000 BC तक खींचते वाला पेंटिंग्स बनाते हुए आए। इनको नाम दिया गया है वर्लीज, ये वर्लीज कहलाते हैं। तो इन्हीं के ही नाम के ऊपर यहाँ पे इनका, इस पेंटिंग का नाम रखा गया है वर्ली पेंटिंग, जो कि यहाँ पे इंडिजीनियस पीपल ऑक्यूपाई करते हैं, और गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर ज़्यादातर यहाँ पे ऑक्यूपाई करा जाता है। ज़्यादातर क्या, केवल गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर। उसके बाद ये जो रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स हैं इनका एक सेंट्रल मोटिव है, क्या? चौकत और चौक का। जो मतलब कि ये लोग कैसे सीन्स बनाते थे, मतलब किस चीज़ के ऊपर पेंटिंग बनाते थे ये लोग? ज़्यादातर पेंटिंग्स के अंदर फिशिंग सीन्स बनाते थे, यानी कोई मछली पकड़ रहा है, हंटिंग सीन्स, शिकार कर रहा है, फार्मिंग सीन्स बनाते थे, किसान से रिलेटेड, किसान खेत जोत रहा है, डांस कर रहा है कोई एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर, फेस्टिवल्स के ऊपर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये लोग वर्ली पेंटिंग्स को ड्रॉ करते थे, ठीक। यानी कि ये लोग सीन्स जो हैं ये कौन कौन से, फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग, डांस, एनिमल्स, इन सब से रिलेटेड ये लोग सीन्स को यहाँ पर जो है ये यही सारी सीन्स ज़्यादातर दिखाते थे अपनी वर्ली पेंटिंग्स में। और जो ये गॉडेसेस हैं, इन सारी गॉडेसेस के बीच में एक पालाघात नाम है एक इन देवी का, जो कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहलाती हैं। ये ड्रॉ करी गई थी इन पेंटिंग में, और मेल गॉड्स के बीच में, यानी सारे देवताओं के बीच में यहाँ पर ये देवी ड्रॉ करी गई थी, सारे देवताओं के बीच में देवी ड्रॉ करी गई थी जिनका नाम है पालाघात, जो कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहलाती हैं, ठीक। उसके बाद अब बात करें तो अब ट्रेडिशनली जो ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो वॉल्स के ऊपर बनाई जाती थी, ठीक है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक वोकेबुलरी का यूज़ करते थे, वोकेबुलरी आपको पता ही होगी। और वोकेबुलरी के साथ साथ ये लोग ट्राइंगल, सर्किल और स्क्वायर का इस्तेमाल करते थे पेंटिंग्स में। अब जो ये ट्राइंगल, सर्किल और ये स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ से इंस्पायर होकर करने लगे? ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये लोग नेचर से इंस्पायर हुए, नेचर से प्रभावित होकर ये सारी चीज़ें बनाई इन्होंने पेंटिंग्स में। अब ये लोग नेचर से कैसे प्रभावित हुए? इन लोगों ने नेचर से ट्राइंगल, सर्कल और ये स्क्वायर ये सब कैसे निकाल लिया? तो अब हम आगे बात करते हैं। अब जो सर्किल है
ये इन्होंने सन और मून से यहाँ पे इंडिकेट किया, यानी सन को देखा पहले, सन से इंस्पायर हुए कि हाँ गोल है, मून से इंस्पायर हुए गोल है, तो सन से इंस्पायर होकर इन्होंने सर्किल निकाला, फिर उस सर्किल को ड्रॉ करने लगे, फिर ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया। फिर यहाँ पे ट्राइंगल कहाँ से इंस्पायर हुए, ट्राइंगल के लिए ये लोग माउंटेन से इंस्पायर हुए, कोनिकल शेप ट्री से इंस्पायर होकर यहाँ पे ट्राइंगल यूज़ करने लगे। फिर ये लोग स्क्वायर यूज़ करने लगे। स्क्वायर ये पीस ऑफ लैंड से, यानी कि ऐसा कोई ज़मीन होगी, इससे यहाँ पे इस चीज़ से इंस्पायर होकर ये लोग अपने पेंटिंग्स में स्क्वायर का यूज़ करने लगे। अब जो पेंटिंग का बेस होता था वो मिक्सचर से, किस किस चीज़ के मिश्रण से बनाते थे, मड, ब्रांचेस, काव डंग, इन सबको मिक्स करके, इन सबको मिलाने के बाद बेस बनाते थे। ठीक, जो कि इन सबको अगर मिला देते हैं तो रेड ऑकरे कलर बन के आ जाता है। रेड ऑकरे कलर हमने पढ़ा ही लिया था पेंटिंग्स के फर्स्ट पार्ट में, गेरुआ कलर बन जाता था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यानी जो आप ये पीछे ये देख रहे हैं रेड कलर सा, ये हमारा गेरुआ कलर है, जैसे हम ऑकरे कलर कहते हैं। तो ये अगर ये काव डंग को और ब्रांचेस को और मड को मिला देते थे तो ये कलर अपने आप ही बन के आ जाता था, नेचुरली ये कलर बन के आ जाता था जो पीछे है। फिर उसके ऊपर जो ये वाइट से इन लोगों ने बना रखा है डिज़ाइन, ये क्या चीज़ यूज़ करी है, अब हम उसमें वो उसके लिए पढ़ेंगे। अब जो वाइट पिगमेंट यूज़ करा है इन्होंने, ये किस चीज़ का मिश्रण है, गम का और राइस पाउडर, चावल के पाउडर का और गम का मिश्रण है, जो यहाँ पर वाइट वाइट दिखा रहा है, जो कि पेंटिंग्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो वर्ली पेंटिंग्स इसी तरीके से बनाई जाती थी। यही वाली पिक्चर आपके बुक में है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे मैंने कलरफुल यूज़ करी है। तो गाइज यहाँ पर होता है हमारा इंडियन पेंटिंग्स का काम तमाम। यहाँ पे हमने कर दिया है चैप्टर 2 पूरी तरह से कवर। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में चैप्टर 3 की, जो कि होगा हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में थोड़ा बहुत मैं वही ग्लास का यूज़ कर रहे थे वो लोग, हैंडीक्राफ्ट्स वो क्लॉथ के ऊपर यूज़, कपड़े के ऊपर, आइवरी क्राफ्टिंग, टेराकोटा, सिल्वर ज्वेलरी, बहुत ईजी है, क्ले पॉटरी वर्क, ये सब बहुत ईजी है, आपको बहुत ईजिली यहाँ पे आपको समझ जाओगे। और यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बहुत पूरी कोशिश करूँगा आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। तो आज यहाँ पर हमारा होता है इंडियन पेंटिंग्स ख़त्म। तो अभी हम चलते हैं अपनी मेन इन्फॉर्मेशन पे। गाइज इस लेक्चर के ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ दोबारा बताना चाहता हूँ जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई आपको लेक्चर शुरू होने से पहले, कि आपको अगर अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं। और आपको स्टडी IAS कोड ये वाला यूज़ करना है, स्टडी IAS कोड यूज़ करना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है गाइस, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी IAS कोड यूज़ करना है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया, कोई भी दिक्कत होती है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप हमसे इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप। तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप प्लीज़ बताइए और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा जाएगा। और यहाँ पर लेक्चर को लाइक करके बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म गाइस। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ पे पूरी बुक खत्म करने की। शॉर्ट लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं और आप बता सकते हैं लाइक करके कैसा लग रहा है लेक्चर, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको लेक्चर। तो मिलेंगे आपसे गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।